Hello everyone, welcome you all to the Sports Science Academy. In previous classes, we have studied about the stress, aggression, anxiety. Now today we are going to study the theories related to this, and it will tell us how does stress, anxiety और aggression affect the performance. तो इसको अलग अलग थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे एग्रेशन, एंजाइटी या इमोशनल ट्रिगर हमारे परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है इन पॉजिटिव वे, नेगेटिव वे. तो ये अलग अलग थ्योरी के द्वारा अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया है. सो लेट्स सी वन बाय वन ऑल द थ्योरीज. फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्राइव थ्योरी. सबसे पहले क्या है ड्राइव थ्योरी? है ना. ड्राइव थ्योरी सिंपल सी है. इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप बताया गया है अरोजल और परफॉर्मेंस के द्वारा में. जैसे जैसे परफॉर्मेंस बढ़ेगा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जैसे जैसे अरोजल लेवल बढ़ेगा, हमारा जो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एक्टिवेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस होगा. ठीक है. कम अरोजल, लेस लेवल ऑफ एक्टिवनेस, लेस लेवल ऑफ परफॉर्मेंस. तो ड्राइव थ्योरी सिंपल सी है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इंडिविजुअल अरोजल और स्टेट ऑफ एंजाइटी इंक्रीजेस, सो डस परफॉर्मेंस इंक्रीजेस. है ना. यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर अरोजल का लेवल कम है तो परफॉर्मेंस का लेवल भी कम है. अरोजल का लेवल हाई हो गया तो परफॉर्मेंस का लेवल भी हाई हो गया. ठीक है. इसको दिया था ऑथर स्पेंस एंड स्पेंस. राइट. तो ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है ड्राइव थ्योरी का. अब ये ऐसा हर सिचुएशन में या हर किसी के लिए नहीं हो सकता, है ना. तो फिर क्या हुआ? नेक्स्ट थ्योरी है ये इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस. इन्वर्टेड यू मतलब आप ये कर्व देख सकते हो, इसमें इन्वर्टेड है. इसके अकॉर्डिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फॉर द हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, फॉर द बेटर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, यू रिक्वायर्ड ऑप्टिमम लेवल ऑफ अरोजल. कम अगर रहेगा अरोजल, सपोज अरोजल कम रहा तो परफॉर्मेंस लो रहेगा. अरोजल लेवल हाई हो गया बहुत ज़्यादा तो भी क्या होगा? परफॉर्मेंस लेवल लो रहेगा. ये ऑप्टिमम है. ये जो मिडिल वाला देख रहे हो ये लो है, लोएस्ट. इधर की साइड में अरोजल को डिनोट किया गया है, डायग्राम में देख सकते हो. और ये हाईएस्ट है. बेस्ट परफॉर्मेंस कहाँ पे लाई कर रहा है? बेस्ट परफॉर्मेंस लाई कर रहा है ऑप्टिमम लेवल ऑफ अरोजल पे, ना कि हाई की साइड, ना कि लो की साइड. अगर बहुत ज्यादा लो रहेगा, इस थ्योरी के हिसाब से क्या है, अगर अरोजल हमारा बहुत ज्यादा लो रहेगा तो परफॉर्मेंस नेगेटिवली वीक रहेगा. और अगर बहुत ज्यादा भी बढ़ जाता है परफॉर्मेंस अरोजल लेवल तो भी वीक रहेगा, परफॉर्मेंस हमारा कम रहेगा. सो फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस यू रिक्वायर्ड ऑप्टिमम लेवल ऑफ अरोजल. और ये थ्योरी दी थी लैंडर्स एंड आरेंट ने. ठीक है. क्लियर है सबको? Inverted U reflects that high performance with optimum level of arousal and lesser performance either low or very low energy. ठीक है. क्लियर है? अब क्या होता है, ये थ्योरी बताती है, देखो जनरल है कि ऐसा जरूरी तो हो नहीं सकता ना. अब क्या है कि अमन का परफॉर्मेंस आता है लो अरोजल पे, नितिका का परफॉर्मेंस आ रहा है हाई अरोजल पे. इसको हाई अरोजल का लेवल चाहिए तभी परफॉर्मेंस अच्छा आएगा. तो ये पर्सन टू पर्सन भी तो वेरी कर सकता है. ठीक है. कोई पर्सन है जो हाई अरोजल पे अच्छा परफॉर्म करता है, उसको हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करना पड़ता है, साइकिक अप करना पड़ता है. और कोई पर्सन ऐसा है कि जो लो अरोजल में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है. अगर ज्यादा स्ट्रेस होगी, ज्यादा अरोजल लेवल बढ़ेगा तो उसका परफॉर्मेंस डाउन चले जाएगा. तो ये एक्सप्लेन किसने किया? इंडिविजुअलाइज्ड जोन ऑफ ऑप्टिमल परफॉर्मेंस. उसके पहले ये देखो, इसको ये थ्योरी किसने दी थी याद रखना, लैंडर्स एंड आरेंट. ये आपको याद रखना है कि कौन सी थ्योरी किसने दी है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट वॉज आस्क्ड इन द एग्जाम, वन ऑफ द थ्योरी. तो आपको ये याद रखना है और ये इसका
फिनोमिना, जो भी कॉन्सेप्ट याद रखना है। सेकेंड थिंग, अब देखो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मतलब क्या है, इंडिविजुअलाइज्ड जोन ऑफ ऑप्टिमम परफॉर्मेंस। इसका मतलब क्या है कि पर्सन, देखो किसी एथलीट को ये क्या है, लो लेवल का स्ट्रेस है, ये सबसे हाई लेवल का स्ट्रेस है, और ये बेस्ट परफॉर्मेंस है जोन। तो पर्सन एथलीट ए के लिए सबसे अच्छा परफॉर्मेंस लो अरोजल में आ रहा है, देखो लो अरोजल में। एथलीट बी के लिए, जो एथलीट बी है उसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कहां आ रहा है, मिडिल में, ऑप्टिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस में, यहां पे सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। और एथलीट सी है, उसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कब आ रहा है, जब अरोजल लेवल कितना हो रहा है, हाईएस्ट लेवल ऑफ अरोजल में आ रहा है। तो ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, इट कैन वेरी। सम ऑफ द एथलीट परफॉर्म हाईएस्ट इन लो लेवल ऑफ अरोजल, while some of the athlete can perform highest of their performance in high level of arousal। तो इंडिविजुअलाइज्ड जोन ऑफ ऑप्टिमम परफॉर्मेंस, नाम से ही लग रहा है, आई इंडिविजुअलाइज्ड के हिसाब से किसी का जोन है, ऑप्टिमम परफॉर्मेंस का एक जोन है, वो इंडिविजुअलाइज्ड है। इंडिविजुअलाइज्ड मतलब पर्सन टू पर्सन, है ना। राहुल के लिए कुछ और है, भूपेंद्र के लिए कुछ और है ना। तो ये है, इसको दिया था यूरी हेनिन ने, रिमेंबर दिस, यूरी हेनिन ने दिया था इसको। इट कैन वेरी पर्सन टू पर्सन, क्लियर है। नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल एंजाइटी थ्योरी। अब ये थ्योरी के हिसाब से क्या है, इसको दिया था मार्टिन्स ने, लिख लो, इट वॉज गिवन बाय मार्टिन्स। इसके ईयर भी याद रखना है, आपको मैं बता दूंगा, 1990, ठीक है। और ये वाली जो इंडिविजुअलाइज्ड जोन ऑफ ऑप्टिमम थ्योरी, ये कब दी थी, इन द ईयर 1970। लिख लो, IJOF, परफॉर्मेंस वेरी पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल जोन वेरीज पर्सन टू पर्सन, है ना। अब मल्टी डायमेंशनल थ्योरी क्या होता है, इसके हिसाब से कॉम्बिनेशन है। देखो दो टाइप का एंजाइटी है हमारा, एक कॉग्निटिव एंजाइटी है और एक सोमेटिक एंजाइटी है ना। कॉग्निटिव मतलब वरीनेस, माइंड में टेंशन है हमें, मेंटल स्ट्रेस है हमें, तो ये क्या है, वरीनेस है। तो ये जो कॉग्निटिव एंजाइटी है, ये क्या करता है, हमारे परफॉर्मेंस को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। मल्टी डायमेंशनल थ्योरी के हिसाब से मैं आपको बताता हूं, कॉग्निटिव एंजाइटी अफेक्ट परफॉर्मेंस नेगेटिवली, ठीक है। कॉग्निटिव एंजाइटी बढ़ेगी तो परफॉर्मेंस क्या होगा, डाउन जाएगा, है ना। और सोमेटिक एंजाइटी अगर रही पर्सन को, सोमेटिक एंजाइटी मतलब साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब साइकोलॉजिकल साइकअप, हार्ट रेट बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, ये सारी चीजें। सोमेटिक एंजाइटी काम करेगी ऑन द बेसिस ऑफ इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस की तरह। सोमेटिक एंजाइटी का जो आउटकम है, सोमेटिक एंजाइटी का जो इन्फ्लुएंस है, वो सिमिलर है इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस की तरह। मतलब लो में भी लो परफॉर्मेंस रहेगा, हाई अरोजल में भी लो परफॉर्मेंस रहेगा। मतलब क्या है कि अगर अरोजल लेवल ऑप्टिमम रहता है तो परफॉर्मेंस, सोमेटिक एंजाइटी अगर ऑप्टिमम रहती है तो परफॉर्मेंस क्या रहेगा, हाईएस्ट रहेगा। इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस अभी हमने पढ़ी, उसमें क्या लिखा था, ऑप्टिमम अरोजल, ऑप्टिमम एंजाइटी, तो परफॉर्मेंस हाईएस्ट रहेगा। तो मल्टी डायमेंशनल थ्योरी के हिसाब से क्या है
कि अगर कोग्निटिव एंजाइटी रहती है तो उसका परफॉर्मेंस नेगेटिव रहेगा, क्योंकि मेंटल टेंशन है, मेंटल स्ट्रेस की वजह से, मेंटल वरीनेस की वजह से परफॉर्मेंस नेगेटिव ही रहेगा। एंड सोमेटिक एंजाइटी डिपेंड करती है एज इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस की तरह। क्लियर है? तो ये कंबाइन है, इसको बोलेंगे मल्टी डायमेंशनल एंजाइटी थ्योरी, कि दोनों इफेक्ट करता है परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक है, ये नेगेटिवली परफॉर्मेंस इफेक्ट करेगा और ये सिचुएशन के हिसाब से कि भाई किस लेवल का एंजाइटी है, तो इसको बोलेंगे मल्टी डायमेंशनल थ्योरी, एंजाइटी थ्योरी। क्लियर है सबको? क्लियर है? ओके, इसको मार्टिन ने दी थी 1990 में। नेक्स्ट है, अब देखो नेक्स्ट है कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है कि अचानक से बढ़ के नीचे आ जाना, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है और अचानक से नीचे चले आना, ऐसा बढ़ रहा है अचानक से डाउन चले आना, इसको बोलते हैं कैटास्ट्रोफ। तो देखो इसको दिया था किसने, सबसे पहले ऑथर देख लो, हार्डी कैटास्ट्रोफ। हार्डी कैटास्ट्रोफ ने इसको दिया था। अब इसके हिसाब से कंडीशन क्या है, आपको दिखाता हूं मैं इसमें। कैटास्ट्रोफ थ्योरी के हिसाब से क्या है, कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है अचानक से गिर जाना बढ़ के। चलो ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर कंडीशन से देखो, फिजियोलॉजिकल एरोजल, कैटास्ट्रोफ के हिसाब से अगर फिजियोलॉजिकल एरोजल है तो क्या होगा, फिजियोलॉजिकल एरोजल अगर ज्यादा रहेगा है ना, फिजियोलॉजिकल एरोजल काम करेगा इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस की तरह। ठीक है, किसके साथ में, फिजियोलॉजिकल एरोजल प्लस एथलीट अगर वरी नहीं है, नॉट वरीड, नो कोग्निटिव स्ट्रेस, ये फर्स्ट कंडीशन है। जब पर्सन को फिजियोलॉजिकल एरोजल रहेगा तो वो इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस की तरह काम करेगा, मतलब ऑप्टिमम लेवल ऑफ फिजियोलॉजिकल एरोजल या सोमेटिक एंजाइटी, जैसा भी हमने देखा मल्टी डायमेंशनल में। फिजियोलॉजिकल एरोजल है मतलब फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है, मतलब हार्ट रेट वगैरह सिर्फ बढ़ रहा है, मेंटल टेंशन नहीं है, सीधी सी बात है, सिर्फ हार्ट रेट ब्लड प्रेशर ये चीजें बढ़ रही है, पर हम मेंटली अगर टेंशन नहीं ले रहे तो हमारा क्या है कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ एरोजल में परफॉर्मेंस अच्छा होगा, बेस्ट होगा। बट अगर फिजियोलॉजिकल एरोजल रहता है ना हाई, और कोग्निटिव एंजाइटी हाई रहती है, बात समझना, तो क्या होगा, यहां पे परफॉर्मेंस लेवल बढ़ेगा और अचानक से गिर जाएगा परफॉर्मेंस। अगर फिजियोलॉजिकल एरोजल भी रहता है, फिजियोलॉजिकल एरोजल तो होगा ही होगा, देखो सीधी सी बात है, कंपटीशन में फिजियोलॉजिकल एरोजल का मतलब हम ब्लड प्रेशर हार्ट रेट ये सब बढ़ रहा है, हम फिजियोलॉजिकल हम स्ट्रेस में आ रहे हैं, बट हमें मेंटल टेंशन भी है, हमें मेंटल स्ट्रेस भी है। फर्स्ट कंडीशन में मेंटल स्ट्रेस नहीं थी तो उसमें परफॉर्मेंस हमारा बेस्ट रहा अगर ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस रहा तो। बट यहां पे सेकेंड कंडीशन में देखो, यहां पे मेंटल स्ट्रेस है हमें,
तो स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस तो बहुत तेजी से बढ़ेगा पर अचानक से गिर जाएगा। इसको बोलते हैं चोकिंग। इसको क्या बोलते हैं? चोकिंग। स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस तो बहुत तेजी से बढ़ता है, काफी तेजी से परफॉर्मेंस बढ़ेगा, इवन इससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा, पर वो परफॉर्मेंस क्या होगा? अचानक से डाउन चले जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? कैटेस्ट्रोफ। ये जो परफॉर्मेंस का डाउन जाना अचानक से, उसको क्या बोलते हैं? कैटेस्ट्रोफ। समझ रहे हो? इधर देखो, एक मिनट वापस से बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो। द कैटेस्ट्रोफ मॉडल प्रिडिक्ट डेट फिजियोलॉजिकल अरोजल इज रिलेटेड टू परफॉर्मेंस इन इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस। मैंने क्या बोला? फिजियोलॉजिकल अरोजल, फिजियोलॉजिकल जो अरोजल है ना, वो नॉर्मली अच्छा है, वो नॉर्मली इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस की तरह काम करता है फिजियोलॉजिकल अरोजल। पर कब कंडीशन, किस कंडीशन में करेगा वो? हमारा फिजियोलॉजिकल अरोजल कब काम करेगा? जब हमारा लो कोग्निटिव, कॉम्बिनेशन किसका है? लो कोग्निटिव एंजाइटी हो, लो कोग्निटिव एंजाइटी। देखो ये लो कोग्निटिव एंजाइटी, तो उस टाइम पे क्या होगा? परफॉर्मेंस इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस की तरह काम करेगा, फिजियोलॉजिकल एरोजल प्लस लो कोग्निटिव एंजाइटी। बट ये कंडीशन फर्स्ट है, समझ में आई? ये फर्स्ट कंडीशन। बट अब कंडीशन ऐसी होती है, इफ कोग्निटिव एंजाइटी इज हाई, मतलब हम मेंटली स्ट्रेस में है, then however the increasing arousal is the same point reach a kind of threshold just as past point of optimum arousal level and afterward rapid decline in performance occur, that is a catastrophe occur। सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है? पर अगर हमारा फिजियोलॉजिकल अरोजल के साथ में हाई कोग्निटिव एंजाइटी रहती है, हाई कोग्निटिव, अगर हम मेंटली स्ट्रेस भी हैं, तो क्या होगा? हमारा परफॉर्मेंस तो बढ़ेगा अचानक से, बट उसका अचानक से परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आ जाएगा लेटर ऑन। सो फिजियोलॉजिकल अरोजल कैन हैव मार्कली डिफरेंट इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ कोग्निटिव एंजाइटी वन इज एक्सपीरियंस। तो फिजियोलॉजिकल जो हमारा स्ट्रेस है वो किस पे निर्भर करता है कि हम मेंटली स्ट्रेस में है या फ्री है। अब जाहिर सी बात है, आप सिंपली देखो, अगर एथलीट का ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं, पर अगर वो माइंड से शांत है तो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? वो कैच अच्छे से कर पाएगा, फील्डिंग अच्छे से कर पाएगा, प्लेयर्स में फुटबॉल खेल रहा है तो अच्छे से जज कर पाएगा सारी चीजें। तो फिजियोलॉजिकली तो हाई है अरोज्ड, पर मेंटली शांत है। पर एथलीट अगर फिजियोलॉजिकली तो हाई चले गया, फिजियोलॉजिकली ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट सब कुछ बढ़ गया उसका, बट मेंटली भी स्ट्रेस में बहुत पहुंच गया, तो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस बेहतरीन तरीके से जाएगा, फिर तुरंत बाद, कुछ टाइम बाद उसका परफॉर्मेंस अचानक से गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? सेकेंड कंडीशन में, क्योंकि वो मेंटली भी स्ट्रेस में है। तो इसको क्या बोलते हैं? चोकिंग। इसको बोलते हैं कैटेस्ट्रोफ। क्लियर है सबको? हेलो, ये क्लियर है? कैटेस्ट्रोफ थ्योरी। देखो ये डायग्राम देखो, सीधे डायग्राम यहां पे आपको मैं आपसे एक्सप्लेन किया गया। देखो ये फर्स्ट कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी, ये फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन। एक मिनट। हाँ, तो देखो ये फर्स्ट कंडीशन बताई थी आपको मैंने, इसमें क्या दिया हुआ है? फर्स्ट कंडीशन फिजियोलॉजिकल, ये क्या है? परफॉर्मेंस दिखाया है, परफॉर्मेंस हाई रहेगा या लो रहेगा। तो ये क्या है? फिजियोलॉजिकल अरोजल ऑप्टिमम है, ये हाई अरोजल है फिजियोलॉजिकल, ये हाई है ना, और ये लो है, तो ऑप्टिमम फिजियोलॉजिकल परफॉर्मेंस में परफॉर्मेंस बेस्ट रहेगा। किस कंडीशन में? पर कंडीशन क्या है यहां पे? कॉग्निटिव एंजाइटी लो है। तो क्या कॉम्बिनेशन है? क्या कॉम्बिनेशन है?
लिखो फिजियोलॉजिकल, लिखो ये लिखो फिजियोलॉजिकल, राइट डाउन कैटास्ट्रॉफ थ्योरी, फिजियोलॉजिकल अरूजल, ठीक है, प्लस लो कोग्निटिव एंजाइटी, ठीक है, ऐसा लिख लो फिर इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस की तरह, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या होती, यहां पे फिजियोलॉजिकल अरूजल तो हाई है ही, बट यहां पे क्या है, हाई कोग्निटिव एंजाइटी है। तो यहां पे आप एक चीज नोटिस करोगे, यहां पे परफॉर्मेंस सिर्फ इतना सा इंक्रीज हुआ, पर यहां पे परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा स्टार्टिंग में। तो ये सेकेंड वाला क्या है, फिजियोलॉजिकल अरूजल प्लस हाई, राइट डाउन, हाई कोग्निटिव एंजाइटी, तो क्या होगा, कैटास्ट्रोफ हो जाएगा। कैटास्ट्रोफ मतलब स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस अचानक से देखो, यहां देखो परफॉर्मेंस कितना ज्यादा बढ़ा, इसके कंपेयर में भी बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में बढ़ गया, फिर अचानक से परफॉर्मेंस डाउन चले गया, इसको क्या बोलेंगे, चोकिंग। क्लियर है सबको, क्लियर है कैटास्ट्रोफ थ्योरी, यस। ओके, रेडी से कैटास्ट्रोफ थ्योरी याद रखना किसने दिया था। तो ये दो कंडीशन आपको याद रखना है। कहने का मतलब ये, दिमाग अगर शांत है तो परफॉर्मेंस इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस की तरह काम करेगा, अच्छा काम करेगा, और अगर दिमाग स्ट्रेस में है तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा, बस अचानक से इंक्रीज होगा, स्टार्टिंग में गिर जाएगा। सोशल फैसिलिटेशन थ्योरी, फैसिलिटेशन थ्योरी ये किसने दी थी, सोशल फैसिलिटेशन थ्योरी, जेजोंग, ठीक है, जेजोंग ने ये थ्योरी दी थी, याद रखना, है ना। इस थ्योरी के हिसाब से क्या है, सोशल फैसिलिटेशन मतलब ऑडियंस का इफेक्ट क्या होता है परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर हम कोई सा इजी टास्क कर रहे हैं ऑडियंस के सामने, तो परफॉर्मेंस क्या होगा, अच्छा होगा, फेमिलियर टास्क, इजी टास्क। पर अगर हम कॉम्प्लेक्स टास्क कर रहे हैं तो हमारा परफॉर्मेंस नेगेटिव इंक्रीज हो सकता है। समटाइम्स परफॉर्मेंस इज बेटर इन द फ्रंट ऑफ ऑडियंस, sometimes worse. The presence of audience had positive effect, whereas when the performers are less familiar or more complex, the performance suffered. ऑडियंस के सामने हमारा परफॉर्मेंस पॉजिटिव हो सकता है, बट अगर हमारा जो टास्क है, जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो हमारे लिए लेस फेमिलियर है, मतलब आप क्या हो, नए हो, बिगनर हो, या आपको उस चीज के बारे में ज्यादा पता नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस कंडीशन में पीपल्स का, ऑडियंस का आपके परफॉर्मेंस के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होगा, ठीक है। सोशल फैसिलिटेशन थ्योरी प्रिडिक्ट दैट प्रेजेंस ऑफ अदर हेल्प परफॉर्मेंस एज वेल एज लर्न और सिंपल स्किल इनहिबिट और लेसन द परफॉर्मेंस ऑन अनलर्न्ड और कॉम्प्लेक्स टास्क। तो देखो इसमें क्या है, सिंपल सी चीज है, देखो अगर सिंपल टास्क है और उसके बारे में आप फेमिलियर हो, आप एक्सपीरियंस हो उस चीज के बारे में, मतलब सिंपल सी बात है, सिंपल है, तो इसका क्या होगा, पॉजिटिव इफेक्ट होगा ऑडियंस का। पर अगर टास्क कॉम्प्लेक्स है, या तो फिर आप अनएक्सपीरियंस हो उस टास्क के बारे में, अनफेमिलियर हो, तो ऑडियंस का नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है ना। क्लियर है, ये है सोशल फैसिलिटेशन थ्योरी। क्या लिखा हुआ है ये पिंक लाइन में, सोशल फैसिलिटेशन थ्योरी प्रिडिक्ट दैट प्रेजेंस ऑफ अदर हेल्प परफॉर्मेंस ऑन वेल लर्न और सिंपल स्किल। तो सिंपल और वेल लर्न स्किल्स में क्या होगा, परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, बट परफॉर्मेंस इनहिबिट होगा, कम हो जाएगा, किस कंडीशन में, अनलर्न टास्क में और कॉम्प्लेक्स टास्क में। कॉम्प्लेक्स टास्क रहा तो नेगेटिव परफॉर्मेंस इफेक्ट ऑडियंस का, ऑडियंस की प्रेजेंस का, और अगर वेल लर्न एंड सिंपल रहा तो पॉजिटिव इफेक्ट।
क्लियर है? सबको क्लियर है ये? तो ये थ्योरीज थी रिलेटेड टू दिस। और एक्स्ट्रा थ्योरी एक दो और देख लो, आपको बता देता हूं मैं। एक है डायरेक्शनलिटी थ्योरी। डायरेक्शनलिटी थ्योरी किसने दी थी? जॉन्स एंड सेवन ने 1995 में। एक है रिवर्सल थ्योरी, किसने दी थी? एप्टर ने। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, इन्वर्टेड हाइपोथेसिस लैंडर्स एंड आरेंट ने दी थी 1970 में, है ना। कैटेस्ट्रॉफ थ्योरी हार्डी, कैटेस्ट्रॉफ एंड फेजी, हार्डी एंड फेजी ने दी थी कैटेस्ट्रॉफ थ्योरी। डायरेक्शनलिटी थ्योरी किसने दी थी? जॉन्स एंड स्वेन ने 1995 में। रिवर्सल थ्योरी एप्टर ने दी थी। रिवर्सल थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर बता देता हूं आपको मैं। इंडिविजुअल के दो टाइप है, दो टाइप के पर्सन होते हैं, एक गोल ओरिएंटेड, एक फन लिविंग टाइप का इंडिविजुअल होता है। एक आपने सीरियस टाइप का देखा होगा, गोल ओरिएंटेड, जो अपने गोल से मकसद से काम रखता है। और दूसरा क्या होता है? एकदम मौज में रहता है, तो उसको क्या बोले? टेलिक डोमिनेंट। जो गोल ओरिएंटेड पर्सन है उसको क्या बोलते हैं? टेलिक डोमिनेंट। और जो फन लविंग पर्सन है उसको बोलते हैं पैराटेलिक डोमिनेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? टेलिक डोमिनेंट मतलब जो गोल ओरिएंटेड पर्सन है, जिसको काम से मतलब है, मतलब वर्किंग टाइप का। और दूसरा पर्सन है फन लविंग। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? पैराटेलिक। तो नेचर दो टाइप के होते हैं, एक तो टेलिक हो गया गोल के हिसाब से, पैराटेलिक हो गया, है ना, मतलब जॉयफुल, फन लविंग, मजे करना, मौज करना, इस टाइप का, है ना, ऐसे टाइप का। तो अब इसमें क्या होता है? इसमें क्या है? गोल लविंग, इसमें क्या कहने का मतलब है? पर्सन ए, कुछ पर्सन को क्या है? पर्सन ए अरेजल लेवल हाई है, एक्साइटमेंट हाई है, तब जाके वो परफॉर्मेंस अच्छा कर पाएगा। और पर्सन बी, है ना, हाई अरेजल, एक मिनट, हाई एक्साइटमेंट, एक मिनट रुको, हाँ, अरोजल, एक्साइटरी, एंजाइटी डिपेंड्स ऑन परसेप्शन ऑफ द पर्सन, हाउ पर्सन फील ऑन हाई अरोजल। ओके, फोर पेयर ऑफ मेटा मोटिवेशन स्टेट, ईच पेयर अपोजिट टू ईच अदर। टेनलिक, हाई अरोजल, एक्साइटरी डिपेंड्स ऑन पर्सन फील, परसेप्शन ऑफ द पर्सन फील्स ऑन हाई अरोजल। इसका कहने का मतलब यह है कि पर्सन अगर हाईली, है ना, तो यहां पे देखो क्या हो गया, पर्सन ए है सपोज, तो उसमें एक्साइटमेंट ज्यादा है, और पर्सन बी क्या है, उसमें भी क्या है, एंजाइटी कम है और हाई अरोजल है। तो वो उसकी फीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कैसे परस्यूट कर रहा है वो चीज को, हाउ ही जस्ट डीलिंग विद दिस थिंग्स, है ना। हाई अरोजल डिपेंड्स ऑन परसेप्शन ऑफ द पर्सन ऑन हाई अरोजल, कि वो एक्साइटेटरी है या एंजाइटी है। मतलब कुछ पर्सन, देखो मैं सिंपल सी बात है, इसको थोड़ा सा और सिंपल करता हूं मैं, एक मिनट में इसको स्क्रीन शेयर करता हूं। कुछ पर्सन क्या है, उनके लिए हाई अरोजल क्या है, एक्साइटरी हो सकता है, मतलब मजेदार हो सकता है, उनको अच्छा लगता है। वो पर्सन के परसेप्शन के ऊपर है कि वो उस चीज को कैसा लेते हैं, फील कैसा करते हैं उस चीज के ऊपर।
कहाँ गया वो? एक मिनट, मेरे टीम ज्वाइन फर्स्ट। एक मिनट, मैं ज्वाइन कर लूं। परफॉर्मेंस तो अच्छा है, एंजाइटी बढ़ गई कोई दिक्कत नहीं, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, ये फायदा करेगा, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, मैं इमोशंस को एग्रेशन को अच्छे से इस्तेमाल कर पाऊंगा, ये मेरा परसेप्शन है। तो फैसिलिटेटिव, तो इससे क्या होगा, मेरा परफॉर्मेंस में पॉजिटिव इफेक्ट दिखेगा। तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शनलिटी थ्योरी, मींस द एंजाइटी अनलेस इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट, how you are perceiving that level of anxiety, whether it is in a negative side or positive side, that will ultimately affect the performance. That is a directionality theory, Jones 1991। ये थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंस है, ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी आपको मैंने बता दी है इस पीपीटी में। ये 4 थ्योरी है ना, क्लियर है? ड्राइव थ्योरी, परफॉर्म, जैसे जैसे एरोसल बढ़ेगा वैसे वैसे परफॉर्मेंस बढ़ेगा, ड्राइव थ्योरी, ठीक है? जैसे जैसे परफॉर्मेंस बढ़ेगा वैसे वैसे। लैंडर्स एंड आरेंट, ऑप्टिमम लेवल ऑफ, सॉरी, हाँ वही, स्पेंस एंड स्पेंस, ड्राइव थ्योरी, जैसे जैसे एरोजल बढ़ेगा वैसे वैसे परफॉर्मेंस, लो एरोजल लो परफॉर्मेंस। इन्वर्टेड हाइपोथेसिस, परफॉर्मेंस हाईएस्ट रहेगा एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ एरोजल पे, लो भी नहीं चाहिए और ज्यादा भी नहीं चाहिए, एक ऑप्टिमम परफॉर्मेंस चाहिए सबसे अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, ऑप्टिमम एरोजल चाहिए। लैंडर्स एंड आरेंट, लेंडर्स एंड आरेंट, इंडिविजुअल जोन ऑफ ऑप्टिमम परफॉर्मेंस पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मेरा जोन है कि मैं कम एरोजल में अच्छा परफॉर्म करूं, किसी और का जोन ये हो सकता है। तो अपना एक इंडिविजुअल का जोन है बेस्ट परफॉर्म करने का, कि वो जोन हाई एंजाइटी में लाया करता है कि लो एंजाइटी में लाया करता है, ये इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर करता है। दैट इज इंडिविजुअलाइज्ड जोन ऑफ ऑप्टिमम परफॉर्मेंस, यूरी हेनिन। मल्टी डायमेंशनल एंजाइटी थ्योरी, अगर कोग्निटिव थ्योरी रही तो नेगेटिव परफॉर्मेंस होगा, और सोमेटिक एंजाइटी रही तो वो इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस की तरह काम करेगा। कोग्निटिव मतलब मेंटल स्ट्रेस हमारे लिए नेगेटिव है, मेंटल स्ट्रेस नेगेटिव है, सोमेटिक एंजाइटी ऑप्टिमम लेवल पे चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। ये मल्टी डायमेंशनल थ्योरी, दोनों का कॉम्बिनेशन। कैटेस्ट्रॉफ, कैटेस्ट्रॉफ भी सिमिलर वैसे ही है, बट इसमें क्या है, हार्डी कैटेस्ट्रॉफ ने दिया, फेजी ने दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें कोग्निटिव एंजाइटी लो रही, मेंटल स्ट्रेस नहीं रही, तो फिजियोलॉजिकल परफॉर्मेंस हमारा एक ऑप्टिमम लेवल में रहेगा, ऑप्टिमम मतलब अच्छा रहेगा, ऑप्टिमम लेवल ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस से। बट अगर हमारा अगर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस तो बढ़ेगा ही, वो हर कंडीशन में बढ़ेगा, पर साथ ही साथ मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ गया, कॉग्निटिव एंजाइटी भी बढ़ गई, तो हमारा परफॉर्मेंस अचानक से बढ़ जाएगा, अचानक से। ये देखो ग्राफ सेकंड वाला, ये ऊपर से उससे ज्यादा ऊपर है, पर एकदम से ढलान दिन से नीचे आ जाएगा, इसको बोलेंगे कैटेस्ट्रॉफ थ्योरी। तो कॉग्निटिव एंजाइटी प्लस क्या कर देगा, कैटेस्ट्रॉफ करेगा। क्लियर है? सोशल फैसिलिटेशन थ्योरी, सिंपल और वेल लर्न टास्क, जिसमें आप महारत हो, जिसमें आप सिंपल लगता है या फिर आप उसमें एक्सपीरियंस हो, वो टास्क ऑडियंस के सामने करोगे तो आपका परफॉर्मेंस फायदेमंद है, ऑडियंस का फायदा होगा, मतलब प्रेजेंस, ऑडियंस का प्रेजेंस हमारे लिए वो टास्क में बेनिफिशियल होगा परफॉर्मेंस में। बट अगर वो अनलर्न है, मैंने सीखा नहीं, या फिर कॉम्प्लेक्स है, तो कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस डाउन होगा और ऑडियंस की प्रेजेंस उसको नेगेटिवली इफेक्ट करेगी। तो आपने देखा होगा जो नए नए प्लेयर है, वो ऑडियंस आ जाती है तो घबरा जाते हैं नए नए प्लेयर्स, पर जो एक्सपीरियंस एथलीट है, ऑडियंस आने से क्या होगा, उसको और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा और बूस्ट होगा, चलो सब लोग देख रहे हैं, मेरे को तो अच्छा मौका मिल गया, मैं तो अच्छा परफॉर्म करूंगा। एक दो पहलवान है, एक नया है, वो क्या है, अगर नॉर्मल परफॉर्म कर रहा है पर ऑडियंस आ जाती है, तो नया पहलवान है, नया जो बॉक्सर है या रेसलर है या जुडोका है, वो क्या करेगा कि भाई लोग नहीं है, लोग आ गए, तो जो बिगनर है वो क्या, उसको डर लगेगा थोड़ा सा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। बट जो एक्सपीरियंस है, जो वेल लर्न स्किल है जिसके पास, वो ऑडियंस आ जाएगी तो उसको ज्यादा अच्छा आ रहा है, वाह यार चलो बढ़िया, लोग देखेंगे।